स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आज पढ़ रहे हैं अपन इंटरनेशनल बिजनेस और यहाँ पे अपना जो टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का वो है आज का मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, अपने को इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के लिए जो जो मोड्स है वो पहले इनके नेम देख लेते हैं अपन। एक्सपोर्टिंग है, जॉइंट वेंचर है, आउटसोर्सिंग है, फ्रेंचाइजिंग हो गया आपका, टर्नकी प्रोजेक्ट्स हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लास्ट वन आ गया आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एक्सपोर्टिंग में। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, इसको पहले अपन पढ़ लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, यूएसए को कोई गुड्स डिलीवर कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, सर्विसेज दे रही है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब एक्सपोर्टिंग भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो आपकी होम कंट्री होती है वो एक प्रॉपर सिस्टम अपनाती है एक्सपोर्ट के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करती है एक्सपोर्ट फंक्शन एंड प्रोक्योरिंग द फॉरेन सेल्स। यहाँ पे क्या करती है कंपनी, अलग से एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन करती है और उसका पर्पज होता है एक्सपोर्ट करना, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, अपने सिस्टम के थ्रू। तो ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो कंपनी होती है, मान लीजिए अपनी होम कंट्री में कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी क्या करते हैं, इंटरमीडिएट जो उसके एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट होते हैं उनके थ्रू वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट के थ्रू क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है और वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती है और वो गुड्स एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट अपने बिहाफ पे बेचते हैं, ठीक है, अपने बिहाफ पे क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर होता है हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट, यानी यहाँ पर कंपनी का क्या नहीं होता है, अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल नहीं होता है फॉरेन मार्केट में, तो ये इसकी खामी हो जाती है। आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम रहता है जिसमें कंपनी प्रोडक्शन करती है एक्सपोर्ट के लिए और गुड्स को क्या करती है, डिलीवर करती है फॉरेन कंपनीज को। तो यहाँ पर इंडियन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, इंटरमीडिएट का हेल्प लेती है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। आ गया होगा आपको एक्सपोर्टिंग समझ में। अब देखिए अपन चलते हैं जॉइंट वेंचर में। अब जॉइंट वेंचर में क्या होती है, 2 और मोर कंपनीज क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाती है अपने सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इसमें क्या करते हैं, कंपनी शेयरिंग करती है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विद द अनदर कंपनी के साथ। यहाँ पे शेयरिंग हो जाता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विद अनदर कंपनी, ये ध्यान रख लीजिएगा। एनी अदर कंपनी के साथ क्या हो जाता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट शेयरिंग हो जाती है और यहाँ पर एक्सपेंड कर लेती है इंटरनेशनल ऑपरेशन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उनके फुलफिल करने होते हैं तो इसलिए ये क्या करती है, जॉइंट वेंचर करती है। जॉइंट वेंचर इसलिए भी करती है क्योंकि ये दोनों का बिजनेस सेम होता है और इनके पास क्या रहती है, शॉर्टेज रहता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज की इनके पास क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है, इसलिए ये क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मारुति सुजुकी, इन्होंने जॉइंट वेंचर किया। मारुति जापान की जापान और यहाँ पर इंडिया की कंपनी ने क्या कर लिया, जॉइंट वेंचर। हीरो होंडा जापान इंडिया की कंपनी ने क्या कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया, ताकि अपने को क्या कर सके, अपने सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। ये आपका जॉइंट वेंचर हो गया। और जॉइंट वेंचर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, कहाँ पर, इंटरनेशनल बिजनेस में। अब बात करते हैं अपन आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग क्या होती है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। आउटसोर्सिंग क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। इसमें क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट बाय ट्रांसफरिंग पोर्शन ऑफ वर्क टू आउटसाइड सप्लाईज रेदर देन कंप्लीटिंग इट इंटरनली। इट इंक्लूड्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो ऑफशोरिंग, ठीक है, रिलोकेटिंग द बिजनेस फंक्शंस टू अनदर कंट्री। अब आउटसोर्सिंग में क्या होती है, ये रिड्यूस करने के लिए होती है, अपनी कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और जो कंपनी होती है उसको भी क्या होता है, उसके फंक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, वो ऑपरेट नहीं कर पाती है, तो अपने कुछ फंक्शंस को वो ऑपरेट करने के लिए आउटसोर्सिंग कर देती है। यहाँ पर देखिए डेल कंपनी है, क्या है, एक डेल कंपनी है यूएसए की, जो लैपटॉप को डिजाइन भी करती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है, अपने मटेरियल का प्रोडक्शंस भी करती है और कस्टमर सर्विसेज भी देती है। अब ये कस्टमर सर्विसेज को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, इंडिया को आउटसोर्स कर दिया, तो अपना एक फंक्शंस क्या कर दिया, इंडिया को
आउटसोर्स कर दिया, यानी ये सर्विस सेंटर का काम किसको दे दिया, इंडिया को दे दीजिए कि जो भी कस्टमर्स की सर्विसेज हो उनको आप संभालिए। तो ये डेल ने क्या कर दिया, अपने एक फंक्शंस किसको ऑपरेट करने के लिए दे दिया, किसको ऑपरेट करने के लिए दे दिया, इंडिया की कंपनी को दे दिया। यानी ये क्या हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया। समझ में आ गया आउटसोर्सिंग क्या होता है, ठीक है, यानी अपने वर्क का कुछ पोर्शन आउटसोर्स कर देना। कंट्रोल डेल का ही रहता है हालांकि। अब फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, देखिए फोर्थ वन आता है आपका फ्रेंचाइजिंग। यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग में एक तो होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजर होता है वो मेन ओनर होता है, और फ्रेंचाइजीज होता है वो अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए जिसे देता है उसे फ्रेंचाइजीज बोलते हैं। ये बिजनेस ओनर बन जाता है, ठीक है। use trademark to sell its product or services and often to use its business format or system। यहाँ पे क्या करता है, वो ट्रेडमार्क का यूज़ करता है, उसकी सर्विसेज को देखता है कि इस तरह से उसको सर्विसेज देनी है, उसका पूरा सिस्टम अडॉप्ट करता है कि इस तरह से उसको क्या करना है, सर्विसेज देनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी रखनी है, ठीक है। तो वो उसके बदले में फ्रेंचाइजर क्या लेता है, उससे कोई फीस लेता है या रॉयल्टी लेता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मैकडोनाल्ड ने इंडिया में क्या दे रखी है, अपनी फ्रेंचाइजीज दे रखी है बहुत सारी। इंडिया वाले उस फ्रेंचाइजीज का यूज़ करते हैं, मैकडोनाल्ड के जो सिस्टम है उसको पूरा अडॉप्ट करते हैं कि कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह का मटेरियल, क्या कैसे अपनी सर्व करना है प्रोडक्ट को, ये सब कुछ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये फ्रेंचाइजिंग होता है। उसके बदले में देखिए इसमें क्या तीन चीज़ें होती है इसमें। मेन पॉइंट्स जो है ट्रेडमार्क लाइसेंस होता है, और साथ के साथ डिग्री ऑफ कंट्रोल किसके पास रहेगा, फ्रेंचाइजर्स के पास, और पेमेंट ऑफ इनिशियल फ़ी ये फ्रेंचाइजीज किसको पे करती है, फ्रेंचाइजर को पे करती है। ये आपका फ्रेंचाइजिंग हो गया है। अब देखिए आगे आता है ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। अब ट्रंकी प्रोजेक्ट्स यानी मिनिमम एफर्ट्स, यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। ट्रंकी प्रोजेक्ट्स का मतलब ही क्या होता है, मिनिमम एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, पहले देखते हैं इसको। It involves the delivery of operating industrial plant to the client without any active participation. A company pays a contractor to design a contract new facility and train the personnel to export its process and technology to another country. ये आपका ट्रंकी प्रोजेक्ट्स होता है। अब ट्रंकी प्रोजेक्ट्स का मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आपकी इंडिया की कंपनी है, ए लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। यूएसए की कंपनी को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए अपने लिए, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया इंडिया की कंपनी के साथ। इंडिया की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। इंडिया की कंपनी सॉफ्टवेयर बना लेती है और उस सॉफ्टवेयर को क्या करती है, उसे चला के देखती है, उसे ऑपरेट करके देखती है कि हाँ सही है या नहीं है, उसे चलाना भी सिखाती है, और फिर उसे किसे दे देती है, यूएसए वालों को सौंप देती है। यानी इसकी की सॉफ्टवेयर के पास किसके चली जाती है, यूएसए के पास। इसे ही बोलते हैं ट्रंकी प्रोजेक्ट। अगर बाद में यूएसए को कोई सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत आती है तो वो वापस से इंडिया वाली कंपनी के साथ उसे पूछेंगे कि ये कैसे चलाते हैं। ये बाकी क्या होता है, आपका ट्रंकी प्रोजेक्ट्स होता है। मैं अगर इसी में एक एग्जांपल की बात करूँ, मान लीजिए इंडिया की कंपनी है, वो क्या बनाती है, हॉस्पिटल का डिज़ाइन तैयार करती है, और यूएसए वाली कंपनी को क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो उन्होंने हॉस्पिटल का डिज़ाइन बनाया और हॉस्पिटल को बना दिया, पूरा सिस्टम बना दिया, उसको ऑपरेट करके देखा, मतलब हॉस्पिटल को चला के भी देखा कि इसमें ऐसे रूम्स रहेंगे, ठीक है, ऐसे टॉयलेट्स रहेंगे, सब कुछ बना के तैयार कर दिया। वहाँ पर स्टाफ की देख लिया कि इस तरह से अपना स्टाफ रहेगा। तो फिर उसे बनू के किसे, यूएसए वाली कंपनी को सौंप दिया कि ये लीजिए आपका हॉस्पिटल, उसकी किसको दे दी, यूएसए वाली कंपनी को। तो ये क्या होता है, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब ट्रंकी प्रोजेक्ट्स भी 3 टाइप के होते हैं। इसमें 3 टाइप्स ऑफ ट्रंकी प्रोजेक्ट्स होता है। एक तो होता है बीओडी, पहले बिल्ड करते हैं, ऑन करते हैं एंड डेवलप करते हैं, इसमें ये हो जाता है। दूसरा होता है बीओएलटी, इसमें बोलते हैं बिल्ड, ऑन और लीज पे भी दे देते हैं, फिर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर होता है आपका बीओटी, इसमें होता है बिल्ड होता है, ऑन होता है, ऑपरेट करते हैं, एंड उसके बाद क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आपके ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के टाइप हो गए हैं। आपको ट्रंकी प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, डिज़ाइन तैयार किया, उसे चलाया और उसे दूसरे को सौंप दिया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका ट्रंकी प्रोजेक्ट। अब आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना फॉरेन कंपनी में, या वहाँ के शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, या प्रॉपर्टीज़ में, एसेट्स में,
यही आपका क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखिए, इंडियन कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है या फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो क्या कहलाता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होता है। इन्वेस्टमेंट में आप परचेजिंग शेयर करते हो फॉरेन कंपनी के, या फिर प्रॉपर्टीज़ को परचेज करते हो या असेट्स में पैसे लगाते हो, तो ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया है। इससे अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका अलग से टॉपिक है अपना सेपरेट, तो वहाँ पे इसको अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। एफडीआई के बहुत सारे टाइप्स भी है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस की। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में क्या होता है, मर्जर में क्या होता है, दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बना लेती है, उसे बनते हैं मर्जर। ठीक है, जैसे यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया अभी स्ट्रगल कर रही है, वोडाफोन और आइडिया, और इन्होंने क्या कर लिया, दोनों ने मर्ज हो गई, वोडाफोन और आइडिया बन गई, यानी ए प्लस बी बन के एक नई कंपनी बन गई ए बी। और फिर इसे ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, यानी आपकी फॉरेन की कंपनी और इंडिया की कंपनी क्या कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं और उसे चलाने लगते हैं, तो ऑपरेट करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका मर्जर कहलाता है। एक्विजिशन में क्या करते हैं, एक कंपनी पावरफुल होती है या दूसरी कंपनी वीक होती है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, टेकन ओवर कर लेती है। तो जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या कर लिया, टेकन ओवर कर लिया, और न्यू कंपनी क्या बनी, आपकी ए लिमिटेड रह गई। ठीक है, इसे ये टेकन ओवर आप फ्रेंडली भी कर सकते हो या उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो वो बोले कि मुझे टेकन ओवर कर लो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ए मर्जर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट एंटिटीज इनटू वन, ये आपका मर्जर होता है। एक्विजिशन इम्प्लाइज द एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ए कंपनी बाय अनदर कंपनी। फ्रेंडली और हॉलिस्टिक एक्विजिशन, बेल आउट एक्विजिशन। फ्रेंडली भी हो सकता है, दोनों की मिली भगत से भी टेकन ओवर हो सकता है, ठीक है, एक्विजिशन हो जाता है। हॉलिस्टिक एक्विजिशन भी हो सकता है। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि हॉस्टाइल एक्विजिशन, हॉलिस्टिक क्या, हॉस्टाइल एक्विजिशन का मतलब होता है कि ए कंपनी ने क्या कर लिया, बी कंपनी वीक थी तो उसको क्या कर लिया, टेकन ओवर कर लिया। और बेल आउट का मतलब यहाँ पर कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी बी कंपनी के पास, इसलिए ए कंपनी ने उसे क्या कर लिया, टेकन ओवर कर लिया। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग की। लाइसेंसिंग में क्या होता है, ये बहुत ही क्या होता है, वेरी इजी मेथड टू एंटर फॉरेन मार्केट में। लाइसेंसिंग में होता क्या है, लाइसेंसिंग इज ए मेथड in which a firms give the permission to a person to use its legally protected product और टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और वहाँ का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करता है, क्या करता है जिस कंपनी को लाइसेंस दे देती है। यहाँ पे देख लीजिए पेप्सी कोक, ये क्या करती है, अपने लाइसेंस दे देती है किसी दूसरी कंपनी को। यहाँ पे इंडिया की कंपनीज को बहुत सारे लाइसेंस मिले हुए पेप्सी के, कोक के, तो वो क्या करती है, इसका प्रोडक्शन कर सकती है फिर, यानी समझ रहे हो ना, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उनको मिल जाते हैं। नॉट द फाइनेंशियल रिस्क इज ट्रांसफर टू द लाइसेंस एंड इट्स बेटर यूटिलाइजेशन फॉर रिसोर्सेज। इसके थ्रू पर आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो रिसोर्सेज का। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। When a foreign firms hire a local manufacturer to produce their product or a part of product, it is known as a contract manufacturing। इसे contract manufacturing बोलते हैं। मान लीजिए इंडिया की कंपनी क्या बनाती है, मोबाइल बनाती है, लेकिन चाइना की कंपनी से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि आप हमारे मोबाइल का क्या बना के दो, चार्जर बना के दो, यानी अपने प्रोडक्ट का कुछ पार्ट किसको बनाने के लिए बोल दिया, चाइना की कंपनी को बुला दिया। इससे यह क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे कंट्रोल जो प्रोडक्ट का सेल कौन कर पाएगा, इंडिया की कंपनी। मोबाइल को सेल और चार्जर को भी सेल कौन करेगी, इंडिया की कंपनी ही करेगी। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। द मेथड यूटिलाइज द स्किल्स ऑफ ए लोकल मैन्युफैक्चरर एंड हेल्प रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे अपने को हेल्प मिलती है कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। अब आता है अपना लास्ट, स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस भी जॉइंट वेंचर से थोड़ा अलग होता है। जॉइंट वेंचर में तो क्या होता है, दोनों इकट्ठा होकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, ठीक है, और दोनों कंपनीज चलती है साथ साथ। लेकिन यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पे क्या होता है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स थे और फिक्स टाइम के लिए एक दूसरे के साथ ये क्या करेगी, जैसे कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे ये क्या कर लेंगे, अपना अपना काम करेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है, उनको करने के बाद ये वापस से काम करती है अपना। इट इज ए वॉलेंट्री फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज टू पुल दी रिसोर्सेज टू अचीव ए कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव।
while remaining independent entities. It is mainly used to expand the production capacity and increase the market share of for a product. ये एक्सपेंड करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी को और इंक्रीज करती है मार्केट शेयर फॉर ए प्रोडक्ट के लिए मार्केट शेयर को, ठीक है। इसमें एग्जांपल की बात करूँ तो टाटा कॉफ़ी और स्टारबक्स। टाटा कॉफ़ी ने क्या किया, स्टारबक्स को बोला कि आप हमारे कॉफ़ी बीन्स यूज कीजिए, और टाटा वाले को बाहर से लाना पड़ता होगा यूएस से, तो वो महंगा पड़ता हो, तो स्टारबक्स को महंगा पड़ता होगा, उसे बाहर से लाना पड़ता होगा, तो टाटा वालों ने उसे बोला कि हम हमारे कॉफ़ी बीन्स यूज़ कीजिए। तो इन्होंने क्या कर लिया, अलायंसेज कर लिया है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेज। अलायंसेज हेल्प इन डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड यूटिलाइजिंग द ब्रांड इमेज एंड मार्केट नॉलेज ऑफ बोथ द कंपनीज। स्ट्रेटेजिक अलायंस होती है ये, समझ गए आप। ये आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हो गया है, यानी आपका ए लिमिटेड कॉमन ऑब्जेक्टिव जैसे अचीव हो जाता है, ये फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे अचीव हो जाता है वो अपने अपने इंडिपेंडेंट वर्क करती है। ये आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कंप्लीट हो गया। ये आपके 10 मोड्स थे इंटरनेशनल बिजनेस के। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और जो समझ में नहीं आया आप फिर से 1-2 बार वीडियोस को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, और इन्हें पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपका आएगा, आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंट है, फ्रेंचाइजिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एफडीआई का सेपरेट से आपका लेक्चर बनेगा। तो आपको आई होप समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो आज के लिए इतना बहुत है। विकास क्लासेस में आपने समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। विकास क्लासेस में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।